प्रोफेशन ऑफ आयुर्वेदा में आज फिर से आप सभी के बीच में हूँ। और आज जो है डिस्कशन होगा जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो आयुर्वेद बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो जीएनएम के कोर्स कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं और जिनके एग्ज़ाम इस साल मई में होने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक आपको अपडेट दी थी कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है जल्दी अनाउंस होने वाली है, तो जल्दी ही आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे जो मॉडल पेपर हैं फार्मासिस्ट फर्स्ट ईयर के और फार्मासिस्ट फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल पेपर दे दिया है, और जीएनएम फाइनल ईयर के स्टूडेंट का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। तो उसी सीरीज में मैं आज मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद उपचारिका के जो स्टूडेंट हैं, उनका मॉडल पेपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। और ये जो मॉडल पेपर है यूपी स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनका मॉडल पेपर है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको, जितने भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद से नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके भी सिलेबस मिलते जुलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ टॉपिक्स जो है सिलेबस का आपसे मिलता जुलता है, कुछ ही चीजें जो होती है डिफरेंस हो जाती है। तो स्पेसिफिक तरीके से अगर देखें तो मैं अगर अलग तरीके से सबके कोर्स और सिलेबस अगर बताऊं तो थोड़ा सा डिफरेंस बस मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका, आज की जो वीडियो है, आप पूरा मॉडल पेपर के ऊपर ही डिपेंडेबल है। पूरा जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसको सामान्य विज्ञान आप लोगों को बताया जाता है, सामान्य विज्ञान का जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका सामान्य विज्ञान का सब्जेक्ट है, उसका मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, कितने क्वेश्चन मिलते हैं, कितना टाइम दिया जाता है और कैसे आपको आंसर लिखना होता है। पूरा ए टू जेड, पूरा जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में एग्जाम को लेकर के, जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम को लेकर के अगर कंफ्यूजन है दिमाग में, तो आज इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन आपका मैं दूर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से हर टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आज का जो वीडियो है मॉडल पेपर के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं आज जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका मॉडल पेपर बता रहा हूँ। तो जनरल साइंस का मॉडल पेपर है, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बारी बारी से मैं बता देता हूँ। पहले तो आपका जो बोर्ड है आयुर्वेद यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश, वो पेपर इस तरह से ही सेट करता है। आप जो आपके सामने जो वीडियो में जो व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें मैंने मेंशन की, आप जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जब टच करोगे, उठाओगे, तो आपको स्टार्ट से लेकर के और एंड तक इसी तरह से आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। क्वेश्चन के जो पैटर्न है सेम इसी तरह से होते हैं। अभी आप मत समझ लीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलने वाला है, तो कुछ चीजें डिफरेंस होती हैं। मतलब कि क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा लेकिन क्वेश्चन सेम ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मेरे मॉडल पेपर से भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। तो बोर्ड का नाम ये हो गया आपका, और आपके कोर्स का जो नाम है आयुर्वेदिक उपचारिका, जीएनएम भी इसको बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर का जो पेपर है इस साल मई में स्टार्ट होगा और मई में एग्जाम आपका होने वाला है। तो मैं मॉडल पेपर भी मैं बता दूं, टाइम कम रह गया है, तो इस तरीके से इसको समझेंगे कि सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो पूरा जो पेपर है आपका 100 मार्क का होता है, जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं। तो पूरा पेपर आपका रिटेन जो थियरी है आपका 100 मार्क का होता है, और टाइम जो है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का पेपर है आपका, मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क का थियरी का पेपर है, 5 पेपर आपके होते हैं और हर पेपर 100 नंबर के हैं, और वाइवा भी आपका 100 नंबर का है। तो इस तरह से आपको 1000 मार्क के पेपर जो है पूरे देने होते हैं, वाइवा और आपका थियरी मिला के। तो इसमें आपको एग्जाम में 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हर पेपर में आपको 7 प्रश्न मिलते हैं, 7 में से कोई भी 5 प्रश्न का आंसर देना होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और हर सेक्शन में उसमें 4 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न जो है 5-5 नंबर का, मतलब उसमें 2 शॉर्ट नोट रहना ही रहना है। तो 2 शॉर्ट नोट में 4 बना दिए जाते हैं सेक्शन, सभी 5-5 नंबर के होते हैं। तो 20-20 नंबर के 40 नंबर के आपको शॉर्ट नोट भी आपको पेपर में मिल जाता है। और जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो आपको 5 लॉन्ग आंसर मिलते हैं। सब प्रश्न जो है 20 नंबर के होते हैं, सब क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं सेम मार्क के हैं, 20-20 नंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को समझाते हुए विस्तृत वर्णन करें। तो सबसे पहले तो न्यूटन का जो गति विषयक का नियम है उसको समझ लेते हैं।
तो न्यूटन ने जो मोशन ला दिया हुआ है, जो न्यूटन का जो गति का नियम है, लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, उसमें ये बताया गया है कि जो गति है वो किसी भी वस्तु की जो गति होती है वो बल की दिशा में गति करता है। तो अगर गति नियमक समझना है तो सबसे पहले तो इनके गति के तीनों नियम को आपको लिखना पड़ेगा। न्यूटन की गति के तीनों नियम को आपको लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है या स्थिर अवस्था में बैठी हुई है या स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं, तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो गति नहीं करेगा, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर हम बल लगा करके उसके गति की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं या उसकी गति की दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो हम उसको गति में भी ला सकते हैं, और अगर गति कर रही है तो उसकी गति को हम बढ़ा सकते हैं या बल लगा करके उसके गति की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं या बल लगा करके उसकी गति को हम रोक सकते हैं। तो ये तो हो गया गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसमें ये बताया जा रहा है आपको कि हम किसी भी वस्तु को अगर स्थिर अवस्था में रखी हुई है, लिख भी दे रहा हूं मैं, स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु को गति प्रदान कर सकता है बल के द्वारा। तो बल के द्वारा गति प्रदान कर सकता है या उसी बल के द्वारा गति कर रही वस्तु को उसकी दर बढ़ा सकता है, घटा सकता है या दिशा परिवर्तित कर सकता है। बल लगा करके हम दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो गया गति का पहला नियम जो न्यूटन का है वो ये है। और अगर गति का दूसरा नियम न्यूटन का अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जा रहा है, अगर किसी स्थिर वस्तु में अगर हम बल लगाते हैं, स्थिर वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में त्वरण होता है, मतलब कि एक्सीलरेशन होता है, बस बल की दिशा में त्वरण होता है। और यहाँ पे भी हम बल लगा करके वस्तु की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर सकते हैं या उस वस्तु को हम रोक सकते हैं। अगर गति में है तो उसकी दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। दूसरा नियम यही कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो उस पर बल लगा करके हम उसमें त्वरण कर सकते हैं, त्वरण ला सकते हैं। तो स्थिर वस्तु में त्वरण, स्थिर वस्तु में गति द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है, ये दूसरा नियम कहता है। और तीसरा नियम आप सभी को पता होगा, तीसरा नियम जिसको एक्शन का रिएक्शन कहते हैं। एक्शन का रिएक्शन मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम कह सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। या इस तरह से कह सकते हैं, अगर किसी स्थिर वस्तु को अगर हम धकेल रहे हैं तो उसमें अगर गति नहीं हो रही है लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। या इस तरह से कह सकते हैं, अगर गन फायर कर रहे हैं तो जितनी गति के साथ गोली बाहर की ओर शूट होती है, बाहर निकलती है, उतनी ही तेजी से वो पीछे की ओर भी धक्का लगा देती है। तो न्यूटन के तीनों गति जो विषयक जो नियम थे, तीनों नियम वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो आप सिंपली हैं, एग्जाम में अगर न्यूटन के गति के तीनों नियम आते हैं तो इस तरह से आप संक्षेप में लिखते हुए धीरे धीरे उसको आप एक्सप्लेन करके आप आसानी से लिख सकते हो और इसमें आपको 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो एक प्रश्न हो गया। चलिए देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका और उसका आंसर आप कैसे दोगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपका मोशन से ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। गति से क्या समझते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है आपको। दूरी और विस्थापन में अंतर बताना मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये आपको डिफरेंट करना है। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो हमें गति को समझना है, डिफाइन करना है, मोशन को डिफाइन करना है। तो सिंपल ही है, बहुत ही आसान है। अगर मोशन को अगर आपको परिभाषित करना है, गति को परिभाषित करना है, तो आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अगर किसी बाह्य बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु में दिशा परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, अगर कोई स्थिर वस्तु किसी बाह्य बल द्वारा
उसमें विस्थापन अगर कर दिया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि डिस्टेंस और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या है। अगर दूरी की बात की जाए तो अगर कोई भी वस्तु किसी ए पॉइंट से चल करके और किसी बी पॉइंट पे पहुंच जाती है तो यहां से चल करके यहां तक जाने वाली जो लेंथ है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब अगर ए किसी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है और इसके बीच की लेंथ अगर 10 किलोमीटर हो जाती है तो 10 किलोमीटर को हम डिस्टेंस कहेंगे। मतलब कि दूरी ए ने बी तक की दूरी को ए से बी तक की दूरी जो थी 10 किलोमीटर की दूरी थी। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन से ही होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन से। अब इसको इस तरह से समझते हैं, अगर ए ने किसी बिंदु से चलना स्टार्ट किया और फिर वह बी तक गया और बी से चलना स्टार्ट किया और वह सी तक गया, फिर डी तक गया, तो यहां पर अगर देखें तो टोटल डिस्टेंस यहां पे निकल रहा है, जिसमें ए पहले बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है और फिर अगर ये कंटिन्यू करता है फिर सी तक आता है, फिर बी तक आता है, फिर ए तक आता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर किसी पॉइंट से कोई भी वस्तु को अगर चलाया जा रहा है या वस्तु चल रही है और किसी नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचती है, फिर आगे चलती है, ऐसे कंटिन्यू करती है, फिर उसी पॉइंट पे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर गति जो है सीधी दिशा में होती है तो हम उसको डिस्टेंस कहते हैं, मतलब कि दूरी, जिसमें सिंपली मैं डिफाइन किया हूं कि अगर किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने तक की जो लेंथ है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं और ये सीधी दिशा में होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, चली गई दूरी जो है और वो बार बार दिशा परिवर्तन हो रही है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और यही दिशा परिवर्तन अगर जिस पॉइंट पे आ करके खत्म हो जाती है, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ था और उसी पॉइंट पे आकर के खत्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको मोशन लिखना है, गति को परिभाषित करना, तो मैंने परिभाषा बता दी, उस तरह से आप लिख सकते हो। और दूरी और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी और विस्थापन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप आसानी से लिख सकते हो। या डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोशन को डिफाइन कीजिए, उसके बाद से 2 कॉलम बनाइए जिसमें दूरी और विस्थापन लिख दीजिए और दूरी और विस्थापन को एक एक करके आप डिफरेंट कर दीजिए। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जो होती है लेंथ को मेजर करके लिखा जाता है कि लेंथ किसी सीधी दिशा में होता है, सीधी दिशा में लेंथ जो होती है मेजरमेंट वो आपका डिस्टेंस है। और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है सीधी गति में नहीं होती, मतलब कि रेखीय गति नहीं होता है, सीधा नहीं होता है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस सीधी गति में हो रही है तो एडअप होती है, बार बार उसको जोड़ा जाता है तो टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट में अगर जिस बिंदु से कोई वस्तु चलती है उसी बिंदु पर आकर के फिर से रिटर्न हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इस तरह करके आप एक एक भिन्नता भी आप दिखा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपका 20 नंबर का एक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड प्रश्न जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है और उसमें किस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि पहले अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया, आपका दोनों क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान का। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि तीनों पेपर से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 ही से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो थर्ड पेपर जो केमिस्ट्री है उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स और बायो से ज्यादा ले लेता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, पाचन से क्या समझते हैं, मतलब कि डाइजेशन बताना आपको। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरह से होता है उसको बताना है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पाचन है क्या, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो डाइजेशन का मतलब एक डाइजेशन एक पूरी प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर डाइजेशन को अगर लिखेंगे तो आप पूरे पाचन प्रक्रिया को लिखेंगे, जिसमें ये पांच स्टेप में खत्म होता है। पांचों स्टेप को आप मेंशन करेंगे कि पांचों स्टेप जो है किस किस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है आपका, जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, एंटर अगर माउथ से करा रहे हैं, फूड एंटर अगर करा रहा है माउथ से, तो माउथ से ये स्टार्ट होता है। तो ये पहले स्टेप में आता है जिसको इजेशन कहते हैं।
दूसरा है इजेशन के बाद से डाइजेशन स्टार्ट होता है, जब फूड पाइप से जो फूड है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में पहुंचता है, तो अब जा करके डाइजेशन स्टमक में पहुंचने के बाद से उस फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन है, डाइजेशन जिसको हम पाचन कहते हैं। उसके बाद से डाइजेशन के बाद से होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जितने भी फूड में जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, जो पोषक तत्व हैं, वहां सोख लिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, मतलब कि अवशोषण कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन के बाद से होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब फूड है, मतलब कि जब डाइजेशन के बाद से जो भी पोषक तत्व होते हैं आंतों द्वारा, छोटी आंतों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, और जो फूड में जो मिनरल्स बच गए होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसको एसिमिलेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो वहां पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो पूरी तरह से डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो चीजें बच जाती हैं उसको आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पे एक्सक्रीटा के रूप में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटा के रूप में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जा करके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इसको हम रिमूव कर देते हैं एनस के रास्ते, मतलब कि गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको लास्ट वाला प्रोसेस जो है इजेशन बोला जाता है या एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन जिसको हम हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। तो अगर पाचन पूछेगा तो आप सिंपली यही बताएंगे कि जो भी फूड जो है माउथ से इनटेक किया जाता है, अंदर डाला जाता है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसी को हम पाचन प्रक्रिया कहते हैं, जो 5 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसमें भोजन को मुंह से एंटर कराना, फिर भोजन जो है भोजन नली द्वारा पेट तक पहुंचता है, उसके बाद से पेट द्वारा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहां पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन के साथ ही जो पोषक तत्व होते हैं वहां पे अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहते हैं। फिर उसके बाद से होता है एसिमिलेशन, अगर बचे हुए जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, पूरी तरह से पच नहीं पाए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसके साथ एसिमिलेशन होता है, जो चीजें बची हुई है उसको अवशोषित किया जाता है। और लास्ट स्टेज में एक्सक्रीटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एनस के रास्ते रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन की। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन किस तरह से होता है बॉडी में, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो सबसे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट में देखें तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट अगर कहें तो शुद्ध स्टार्च होता है, जो कि जिसका स्वाद मीठा होता है। तो जो ही कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमारी बॉडी इससे एनर्जी को ले लेती है, एनर्जी के रूप में ये हमारे शरीर में काम करता है। तो बॉडी इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ करके ही डाइजेस्ट करता है आसानी से। तो ये कार्बोहाइड्रेट की पाचन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आप दर्शा सकते हो, बता सकते हो। तो बहुत ही आसान है, अगर समझ करके लिखेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी खत्म कर सकते हैं, और इसमें आपको 20 नंबर आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बायो से ही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, उसके ऊपर ही डिपेंड है। डायरेक्टली हाइपरटेंशन जो है वो क्या है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, रक्तचाप किसे कहा जाता है, और रक्तचाप मापी जो है यंत्र जो है उसको वर्णित करना है, उसके बारे में कार्य को समझाना है। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। रक्तचाप को वर्णित करते हुए रक्तचाप मापक यंत्र को वर्णित करना है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं रक्तचाप है क्या इसको, क्योंकि इसको वर्णित करना है। तो आप सिंपली ये बता सकते हो, रक्त वाहिनियों में जिस रेशियो से, जिस प्रेशर से रक्त प्रवाहित होता है, जिस दाब के द्वारा रक्त प्रवाहित होता है, उसे ही हम रक्तचाप कहते हैं। तो हमारी धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा होता है, ब्लड पंप जिस हिसाब से होता है, जिस प्रेशर से ब्लड को पंप, हार्ट जो ब्लड पंप करता है, और जिस प्रेशर से ब्लड हमारे वेसल्स में या जो आर्टरीज हैं उसमें फ्लो करता है, उसे ही हम रक्तचाप कहते हैं। तो अगर रक्तचाप जो है नॉर्मल पर्सन में जो होता है 120/80 होता है, जिसमें डायस्टोल और सिस्टोल के रेशियो में इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो है। और हाइट जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 है, ये हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। और ये जो है
नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है हाइपरटेंशन को दर्शाता है, जो हमारी धमनियों में जो खून बह रहा हो जिस प्रेशर से बह रहा होता है। तो इस प्रेशर को मापने के लिए एक डिवाइस होती है, वो उस डिवाइस को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो डिवाइस है, ये जो है रक्तचाप मापक यंत्र, आप हिंदी में बोल सकते हो रक्तचाप मापक यंत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस है। तो इसको पूछ रहा है कि रक्तचाप मापक यंत्र को वर्णित करना है, तो आप सिंपली बताएंगे रक्तचाप मापक जो मंत्र है कार्य किस तरह से करता है, कैसा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्पेसिफिक इसका फिगर बनाइए, जिसमें स्टेथोस्कोप को भी, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल जो स्फिग्मोमैनोमीटर बताएंगे तो उसमें कई सारे पार्ट हो जाते हैं। तो ब्लड जो फ्लो होना आर्टरीज में स्टार्ट होती है, तो हमें यहाँ पे जो पल्स की जो रेट है वो कान में सुनाई देना स्टार्ट कर देती है। तो जहां से आपने स्टार्ट किया सुनना और जहां पे पल्स धीरे हुई, जहां पे धीमी हुई, उस चीज को नोट कर लेते हैं। यही बताता है हमारा बताता है कि ब्लड प्रेशर किस रेशियो से चल रहा है। तो वही डायस्टोल और सिस्टोल जो है आप यहाँ पे डिनोट करते हो, दिखाते हो इस हिसाब से। रक्तचाप मापक यंत्र को वर्णित करना, तो इस तरह से आप डायग्राम बनाना रक्तचाप मापी का, जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और आप ये बता देंगे कि स्फिग्मोमैनोमीटर फिलहाल में दो टाइप का ही होता है, एक ट्रेडिशनल, जिसमें आप बता सकते हैं कि ये इसमें पारे वाला जो कॉलम होता है लगा होता है, और इसमें हम एयर पंप करके और शोल्डर लॉक करके स्टेथोस्कोप के हेल्प से हम रीडिंग करते हैं कि किस हिसाब से किस प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग जो डिवाइस है, ऑटोमेटिक जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली शोल्डर लॉक करना होता है। उसके बाद से वो खुद उसमें डिस्प्ले लगा होता है उस मशीन में, जो कि खुद डायरेक्टली बता देता है कि ब्लड प्रेशर कितना है, डायस्टोल सिस्टोल वो खुद काउंट करके ऑटोमेटिक बता देता है कि कितना हुआ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये सारी चीजें लिख दोगे तो ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है, उसका आंसर किस तरह से आपको देना है। अभी देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का है, इसको आप बायो से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक क्वेश्चन और जोड़ दे, क्वेश्चन पढ़ दूं कि क्वेश्चन है क्या, जल के शुद्धिकरण से क्या समझते हैं, जल शुद्धिकरण के उपाय को बताना। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री पे बेस्ड है, लेकिन अगर इसी के साथ एक और प्रश्न जोड़ दे कि जल का जो महत्व है शरीर के ऊपर दर्शाइए, शरीर में जल का क्या महत्व है, तो ये बायो से भी रिलेटेड हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है जल के शुद्धिकरण से क्या समझते हैं, जल शुद्धिकरण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जल के शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण है क्या। तो जल शुद्धिकरण का मतलब जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन इंग्लिश में कहेंगे, तो वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है, तो जल शुद्धिकरण किसे कहते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जल शुद्धिकरण, आप हेडिंग डाल दोगे जल शुद्धिकरण है क्या। तो जल शुद्धिकरण जो ही हेडिंग डालोगे तो उसके अंदर में आप यही लिख देंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जल को साफ करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं, और हम ये स्पष्ट करते हैं कि उस जो जल हम पीने के लिए प्रयोग में लेने वाले हैं उसको इस प्रक्रिया से गुजार चुके हैं कि वो हमारे शरीर में जाने के बाद से हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसको करने के लिए जो भी प्रक्रिया हमने अपनाई हुई है उसे ही हम जल शुद्धिकरण कहते हैं। या आसान शब्दों में आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं जल शुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल में उपस्थित सभी हानिकारक अशुद्धियों को बाहर किया जाता है या अलग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम जल शुद्धिकरण कहते हैं। ये तो हो गया जल शुद्धिकरण। अब पूछ रहा है कि जल शुद्धिकरण के उपाय को समझाइए। तो वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हम करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि साफ पानी है क्या। कह सकते हैं कि जल जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तरल पदार्थ है। तो जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो आप सिंपली बता भी सकते हो कि अगर अशुद्ध जल है तो उसका कलर क्या होगा, वो किसी तरह का खराब टेस्ट का होगा, महक अच्छी नहीं होगी, देखने में अच्छा नहीं होगा, गंदा सा दिखेगा। तो आपको पता है कि वो अशुद्ध जल है। अशुद्ध जल को ही शुद्धिकरण करने की जरूरत होती है। तो शुद्धिकरण के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अगर इसमें लिखेंगे तो सबसे पहला तो छानने की विधि, जिसको हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन या छान करके भी जल को हम शुद्ध करते हैं। दूसरा जो है बॉयल या उबाल करके, बॉयल्ड भी कह सकते हैं, बॉइलिंग कह सकते हैं। बॉइलिंग मतलब कि उबालना। उसी तरह से अगर देखें तो फिल्ट्रेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, फिर क्लोरीनेशन कह सकते हैं।
क्लोरीनेशन मतलब कि क्लोरीनेशन, क्लोरीन मिला करके जल को हम क्या कहते हैं, जर्म फ्री बनाते हैं, जिससे हम ये हमारे शरीर में जाकर के हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके अलावा भी कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिसके द्वारा हम जल को शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे की हेल्प ली जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को ट्रांसपेरेंट बोतल में रख करके धूप में कुछ समय के लिए रख देते हैं, जिससे धूप में जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उससे जो वाटर में जो मौजूद जो जर्म होते हैं वो पूरी तरह से मर जाते हैं और पानी पीने लायक हो जाता है। तो इसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस कह सकते हैं। तो अगर जल शुद्धिकरण के उपाय देखेंगे तो पहला है फिल्ट्रेशन, जिसको हम छानने वाली विधि कह सकते हैं, बॉइलिंग उबाल करके, और फिर है क्लोरीनेशन, क्लोरीन की टैबलेट मिला करके पानी को जर्म फ्री बनाया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस है जो कि कॉमनली आप लिख करके इसमें कुछ चीजें लिख सकते हो जिससे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक जो सूर्य किरणों द्वारा जिसमें यूवी रे होती है उसके द्वारा हम पानी को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसमें यूवी रे के द्वारा भी पानी को शुद्ध करने का उपाय आप बता सकते हो। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के उपाय जिससे हम जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये आप मुख्य रूप से उसमें लिख करके आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपको जल शुद्धिकरण समझाना है कि क्यों या क्या होता है जल शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण के उपाय जो है ये सारी चीजें उसमें आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर में आपको बस 5 प्रश्न मिलते हैं, लेकिन मैं 6 बता रहा हूं, जिसमें से आपको जरूर हेल्प मिलेगी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से आप आंसर लिख सकोगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है, टिप्पणी का क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेपर में आपको कम से कम 2 टिप्पणी मिल जाती है, 2 मतलब कि दोनों सेक्शन में आपको 4 जो शॉर्ट नोट है वो मिलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट मेंशन किया, अगर 2 आते हैं तो दोनों जो है 10-10 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के, लेकिन अगर 4 आते हैं तो एक सेक्शन आपका 20 नंबर का, मतलब कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन फिट किए हैं, दोनों फिजिक्स के क्वेश्चन है और ये शॉर्ट नोट है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गुरुत्वाकर्षण। तो पहले ही मैंने स्टार्ट किया था न्यूटन के लॉ से, तो जिसमें मोशन का लॉ बताया गया था, लेकिन ये भी न्यूटन का ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप बहुत ज्यादा कई बार पढ़े होंगे, आप इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आर्ट साइंस से हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है ये कोर्स जो है आर्ट साइंस वाले भी जो बच्चे हैं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपको जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आप समझ लेंगे तो आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए पहले हमें इस मिरर को समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर जो रे ऑफ लाइट है किसी भी सरफेस पे आकर के फॉल होती है, तो ये डायरेक्टली इस रे ऑफ लाइट को बाउंसिंग बैक कर देता है, मतलब कि वहां से उठा करके छोड़ देता है दूसरे ओर। मतलब कि जो जैसे ही किसी सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आकर के किसी सतह पर गिरती है तो उस सतह से ये क्या होती है, वापस लौट आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आसान शब्दों में बोलेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो, अगर किसी प्रकाश स्रोत से अगर कोई प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर के आकर के गिरती है तो वो दोबारा उस सतह से लौट करके वापस आ जाती है, तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि टकरा करके वापस आ जा रही है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन ही हेल्पफुल है हमें साइट के लिए, हमें देखने के लिए। हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, जब तक उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी हम नहीं देखेंगे। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे, तभी वो हमें दिखाई देती है, नहीं तो वो हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन आप समझा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत आसान है कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पे प्रकाश की किरण आकर के गिरती है तो वो वापस लौट आती है, सामने की ओर लौट के आ जाती है, तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसकी मदद से हमें देखने की क्षमता मिलती है। मतलब कि किसी भी वस्तु पर अगर प्रकाश की किरण जाके गिरती है तो टकरा करके हमारी आंखों के ऊपर लौट करके आती है, इसलिए वो चीजें हमें दिखाई देती है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बताया मैंने, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण।
तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण को पहले आप डिफाइन करके तब जा करके आप इसमें जो भी नियम है गुरुत्वाकर्षण के वो बता सकते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता दूं, वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़े ही शब्दों में मैं इसको खत्म कर दूं। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह पे या पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र में कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से बहुत ही पृथ्वी से हल्की है तो पृथ्वी अपने गुरुत्व केंद्र में उस वस्तु को आते ही अपनी ओर खींच लेती है। इसी बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। या ये कह सकते हैं, अगर पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को उछाली जाती है और वह जिस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर खींचा चला आता है उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। तो इस तरह से आप गुरुत्वाकर्षण बल को आप डिफाइन कर सकते हो। थोड़ी सी और चीजें आप लिख सकते हो, न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसको भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर को मैंने बताया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लड़ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो पेपर है मॉडल पेपर जो मैंने इस तरीके से बताया कि बोर्ड में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो अभी तक जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये सोच करके परेशान थे कि पेपर किस तरह से आने वाला है, कैसा पेपर होता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में और अपने पेपर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन तक आपको वीडियो पहुंचाना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और वीडियो देख रहे हो, अच्छी लगती है, तो अपने स्टूडेंट में शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, वीडियो में कुछ कंफ्यूजन रह गई है, कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, कमेंट जब तक आप नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीजें समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई। तो सारी चीजों को मैं क्लियरिफिकेशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करोगे कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।